मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल का जो हमने वीडियो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमें ये समझना होगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कंपोजिशन ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग। बेसिकली अगर कोई एबीसी लिमिटेड है तो एबीसी लिमिटेड कहां से पैसे अरेंज कर सकती है अपने बिजनेस के लिए, तो एक होता है ओनर्स कैपिटल और एक होता है बोरोइंग। ओनर्स कैपिटल में हम देखेंगे कि वो पैसे इक्विटी के थ्रू अरेंज कर सकती है, वो पैसे प्रीफरेंस के थ्रू अरेंज कर सकती है। और अगर मैं बोरोइंग की बात करूंगा तो बोरोइंग के अंदर वो पैसे अरेंज कर सकती है डिवेंचर्स के माध्यम से, और वो पैसे अरेंज कर सकती है लोन के माध्यम से। अब सिंपल सी बात है, जब वो लोन के माध्यम से पैसे अरेंज करेगी तो लोन में वो बैंक से लोन ले सकती है। बैंक से जो लोन लिए जाएंगे उनके कई नेचर्स होंगे, जिसमें टर्म लोन हो सकता है, सिक्योर लोन हो सकता है। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं बोरोइंग्स की। अब जो मैंने कहा कि कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग, उसमें ही अगर मैं अब आगे चलूं तो अब मुझे समझना ये है कि कैश फ्लो पूरा बेस्ड है इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर। तो अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि इनफ्लो में कौन से आइटम्स आएंगे और आउटफ्लो में कौन से आइटम्स आएंगे। इनफ्लो का मतलब मैंने सिंपल सा बताया था कि जहां से मेरे पास में कैश कम्स इन होगा, और गोज आउट जहां से कैश मेरे पास से चला जाएगा। तो अगर मैं इनफ्लो की बात करता हूं तो मैंने लिखा हुआ इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें इक्विटी इश्यू करूं या प्रीफरेंस इश्यू करूं, यहां से पैसे आ सकते हैं। और अगर इन पर प्रीमियम गिवन है तो जो भी प्रीमियम का पैसा होगा वो भी हम इश्यू ऑफ शेयर जो है, इक्विटी है, प्रीफरेंस है, या फिर जो भी उसमें प्रीमियम है वो हम एक साथ एडजस्ट करके लिख देंगे। अलग अलग प्रीमियम के अमाउंट को नहीं लिखेंगे। बेशक प्रीमियम का अमाउंट सिक्योर प्रीमियम अकाउंट के नाम से अलग से हमें दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको एक साथ एडजस्ट करके लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। और डिवेंचर जब आप इशू करेंगे तो डिवेंचर्स के अंदर हमारे पास में क्या प्रीमियम होगा, एड ऑन कर देंगे, डिस्काउंट होगा, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करें इसी के अंदर लोन रिसीव। सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरी एबीसी लिमिटेड है तो मैं अगर कहीं से भी लोन लूंगा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। इसी तरीके से बात कर सकते हैं मेरे पास में शॉर्ट टर्म। अब लोन जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म होगा तो बैंक ओडी या कैश क्रेडिट, या फिर लॉन्ग टर्म होगा तो वो सिक्योर्ड हो सकता है, वो बैंक लोन के नाम से हो सकता है, वो टर्म लोन के नाम से हो सकता है। जो भी नेम्स होंगे वो हम क्वेश्चन को देख करके डिस्कस करेंगे। ये बात हो गई इनफ्लो की। इनफ्लो मतलब कि यहां से मेरे पास में कैश कम्स इन होगा, यानी कि ये पॉजिटिव आइटम्स हो गए। अब यहाँ पर मेरे पास में जो निगेटिव आइटम्स हैं या माइनस के आइटम्स हैं आउटफ्लो, उसमें लिखा हुआ मैंने सबसे पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। आपने 11th क्लास में बिजनेस में भी पढ़ा होगा, और बिजनेस में जो आपका सोर्स ऑफ फंड जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर आपने बोरोड फंड भी पढ़ा था, जहां पर हमने ओनर्स फंड भी पढ़ा था, और वहां पर आपने देखा था कि जो भी शेयर्स होते हैं प्रीफरेंस, उनका हमें रीपेमेंट करना होता है एक टाइम लिमिट के बाद। इक्विटी का तो होता नहीं, इक्विटी का तो कब होगा जब वो कंपनी हमेशा के लिए क्लोज हो। लेकिन अगर प्रीफरेंस है तो उसमें एक टाइम पीरियड भी हो सकता है, और जनरली 10, 15, 20 सालों में उनका रिपेमेंट करना होता है। तो इसलिए मैंने लिखा रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स तो लोन ही है, उसका भी एक रिपेमेंट टाइम होगा। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बुक की बात करूं तो इस बुक के अंदर स्टार्टिंग में बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर मिलता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा भी यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर हमें इतना समझना है कि जब भी किसी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली फॉल होती है और
ऐसे समय में कंपनी ये चाहती है कि किसी तरीके से उसकी शेयर्स की जो वैल्यू है वो फॉल ना हो। ऐसे समय में कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में खुद ही परचेज करती है और इससे जो लोग सेल आउट कर रहे हैं उनकी शेयर्स को मार्केट में जो अभी एग्जिस्टिंग वैल्यू है अभी इस समय उसके हिसाब से ज्यादा वैल्यू पर परचेज करती है, जिससे मार्केट में उनके शेयर्स की वैल्यू फिर से रिकवर होने लगती है, फिर से बढ़ने लगती है और इस तरीके से कंपनी की कंटिन्यूअस फॉलिंग जो होती है शेयर्स की वैल्यू वो हम रोक सकते हैं। इस तरीके से हमने बात की बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। अब सिंपल सी बात है, जब कंपनी अपने ही शेयर्स अपने ही पैसों से खरीदेगी तो कंपनी का तो कैश जाने ही जाना है, इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है रीपेमेंट ऑफ लोन। अब लोन का रीपेमेंट होगा तो भी कंपनी के यहाँ से कैश जाएगा। फिर हमने लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड। अगर इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि जब डिक्लेरेशन कर दिया जाता है तो उसके ऊपर जो भी हम पेमेंट करेंगे डिविडेंड का वो आपका नेगेटिव में हो जाना है। इसी तरीके से डिविडेंड पेड ऑफ द ड्यू, ये नॉर्मल डिविडेंड दिया हुआ है कि ये 10% हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स को, वो चला जाएगा। अगर प्रीफरेंस का डिविडेंड दिया होगा वो भी हम माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, अब डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स पे जनरली जो इंटरेस्ट होता है वो उनके नाम के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। 8% ऑफ डिवेंचर्स, 10% ऑफ डिवेंचर, 12% ऑफ डिवेंचर्स, तो जो दिया होगा वो हम देख लेंगे। और फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे बेसिकली वो भी हम ले लेंगे। इस तरीके से ये सारे आउटफ्लो के आइटम्स हैं, ये सारे इनफ्लो के आइटम्स हैं, इन दोनों का हम नेट कर लेंगे और नेट करने के बाद हमारे पास में जो आंसर्स हैं वो या तो प्लस में आ जाएगा या फिर आंसर हमारे पास में माइनस में आ जाएगा। अगर ये आंसर हमारे पास में प्लस में है तो हम इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या कहेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और यही आंसर अगर माइनस में आएगा तो हम कहेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस तरीके से जो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपका वहां दिया हुआ है, यहाँ पर स्पेस और लेता है, यहाँ पर भी दूसरी चीजें मुझे समझानी इसलिए मैंने उसको राइट डाउन नहीं किया है, वो आप सीबीएसई की बुक में खुद से ही देख पाएंगे, बाकायदा दिया हुआ है। यही सारे आइटम्स उन्होंने एडिट करके फॉर्मेट के रूप में लिखे हुए हैं। अब ये तो सिंपल सा हो गया। अब एक डाउट इसमें जब क्रिएट होता है तो डाउट सबसे बड़ा क्रिएट होता है सबसे ज्यादा बोनस शेयर का। अब जब बोनस शेयर का डाउट क्रिएट होता है तो हम उसे कैसे समझेंगे? बाकी चीजें तो बहुत आसान है, उतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब बोनस शेयर का डाउट क्रिएट होता है तो उस डाउट को हम कैसे समझें? तो मैंने एक एग्जांपल बना के यहाँ पर लिखा हुआ है। वो एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ है कि सपोज कर लीजिएगा कि शेयर कैपिटल जो मेरे पास में है वो 1 लाख है 2019 में, 2020 में शेयर कैपिटल मेरे पास में 1,50,000 है। क्वेश्चन में और भी आइटम्स दिए होंगे लेकिन मुझे केवल बोनस शेयर समझाना है, इसलिए मैंने इतना सा ही क्वेश्चन रखा। एडिशमेंट में मैंने लिख दिया कि इशू बोनस शेयर, और हम बोनस शेयर यानी जो कंपनी आपकी मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है वो बोनस शेयर इशू कर रही है 2:1 के रेशियो में। इसका मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के 2 शेयर्स पर 1 बोनस शेयर दिया जा रहा है। कितना शेयर दिया जा रहा है? 2 शेयर्स पर 1 बोनस शेयर। अब मैं आपको समझाता हूं, तो हम कितने बोनस शेयर अमाउंट पे हम निकालें या कितना हम अमाउंट के बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो हमने देखा कि 2 शेयर्स पे 1 बोनस है, 1 शेयर पे 1/2 बोनस है, तो हमारे पास में 1 लाख है बेस शेयर में, तो 1 लाख से कितने हो गए हमारे पास में? तो कह रहे हैं 1 लाख का 1/2 बोनस शेयर यानी 50,000 बोनस शेयर हमने इशू किए। अब ये चीज आप जानते होंगे, बोनस शेयर जब कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर को इशू करती है उस समय कंपनी को कैश नहीं मिलता है, उस समय कैश नहीं मिलता है। और हमने तो पहले ही पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि जो कैश की बजाय कैश जो है अगर वो चेंज होगा तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो अब आप बताइए कि मेरे पास में जो 50,000 का जो बोनस शेयर है, अब डिफरेंस की बात करूं 1 लाख से कितना शेयर कैपिटल बढ़ गई मेरे पास में 150, तो 150 माइनस 1 लाख 50। जो 50,000 मेरे पास में कैपिटल बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है? बोनस शेयर की वजह से बढ़ी है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ बोनस शेयर ये 50,000 बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ बोनस शेयर। और बोनस शेयर की वजह से क्या कंपनी के पास कैश आता है? नहीं। जब कंपनी के पास कैश नहीं आता है, मैंने लिखा है नॉट एडिशमेंट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि अगर 1 लाख से 1,50,000 हो रहा है 1 लाख टू 1,50,000 का
इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसके अंदर 50,000 का नेट इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका नेट इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जो 50,000 का इंक्रीमेंट है वो बिकॉज ऑफ बोनस शेयर है, बोनस शेयर की वजह से कैश रिसीव नहीं होता है, इसलिए इसका इम्पैक्ट हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं देंगे। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। अब इसी में मैंने एक केस और बनाया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को और बड़ा डाउट बन जाता है। बड़ा डाउट ये बन जाता है कि सर कई बार ऐसा होता है कि बोनस शेयर होते हुए भी जो अमाउंट आती है उसमें से कुछ का देना होता है। तो मैंने फिर से बनाया है, मैंने सेकंड केस ये बनाया है आपके पास में कि सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो 1 लाख अमाउंट है वो 1 लाख ही है, ये जो 150 है यहाँ पर मैंने 2 लाख रख दी। एडिशमेंट में लिखा सेम एज अबव, यही एडिशमेंट आपका है 2:1 के रेशियो में। इसका मतलब बोनस शेयर मेरे पास में वही निकल के आ जाएंगे 50,000, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था 2 के सामने 1 है, 1 के सामने 1/2 है, और 1 लाख के सामने 1 लाख का 1/2 है, 50 आ गया, तो बोनस शेयर तो आपका वही निकल के आ जाएगा 50,000। अब मैं अगर डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस मेरे पास में कितना निकल के आता है, 2 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाख में से अगर मैं 1 लाख को माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 1 लाख, यानी कि मेरा इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 लाख। लेकिन इस 1 लाख में 50,000 किसकी वजह से हो रहा है, बोनस शेयर की वजह से, तो इसलिए मैं बोनस शेयर को इसमें से हटा दूं, तो कितना आया 50, यानी कि जो 50,000 इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से मेरे पास में कैश जनरेट हो रहा है। फिर से सुन लीजिएगा, मेरे पास में टोटल इंक्रीज हो रहा है 1 लाख, लेकिन इस 1 लाख में 50,000 का बोनस शामिल है, बोनस की वजह से कैश नहीं आता है, इसलिए 1 लाख में से बोनस वाली वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा। 50,000 जो मेरे पास में वैल्यू बचेगी वो बचेगी इशू ऑफ शेयर की, नॉर्मल, जिसकी वजह से मेरे पास में कैश आएगा। इसको उठा करके मैं कहा लेके जाऊंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जबकि पहले केस में मैं इसको लेकर के नहीं जाऊंगा। ये बात हो जाती है बोनस शेयर की, बोनस शेयर में आपको डाउट अब नहीं आएगा। अब एक बात, जनरली बात ये कि डिविडेंड पेड की बात हो, इंटरेस्ट पेड की बात हो, इंटरेस्ट पेड हम डिवेंचर्स पे बात कर रहे हैं, ये बेसिकली निकाला जाता है प्रीवियस ईयर पे। इस पे निकाला जाता है बेसिकली प्रीवियस ईयर पे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 19 है और 20 है, हम 19 पर निकालेंगे, चाहे वो डिविडेंड हो या इंटरेस्ट। लेकिन मैंने एक चीज लिखी है, इफ नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन, अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो, अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो उसके हिसाब से हमें जो डेट है उसका हमें ध्यान रखना होगा। इस तरीके से हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो क्वेश्चंस हैं इनके बेसिस पे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो आइटम्स होंगे सब में आप डिफरेंसेस निकाल लेंगे, या तो वहां रीपेमेंट हो रहा होगा, या वहां इशू हो रहा होगा, या बाईबैक का होगा तो अलग से दिया होगा, जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा वो नीचे क्वेश्चन में दिया होगा, या इंटरेस्ट पेड का अमाउंट डायरेक्ट दिया होगा। सारी चीजें आप इनफ्लो और आउटफ्लो के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, पुट कर देंगे, और बोनस शेयर का होगा तो कैलकुलेशन यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरीके से आप फाइनेंसिंग का जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग हमने पुरानी क्लास में पढ़ा था और ये आज हमने फाइनेंसिंग कर लिया। अब हमारा बचेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में मोबाइल नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।